नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। आज का सूजसी बुलेटिन 10 फरवरी 2026 का हम कवर करने जा रहे हैं। आज के सूजसी बुलेटिन में एक दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनकी जानकारी हमें लेनी है। लेकिन सबसे ऊपर आपको दिख रहा है राज्य बजट 2026 से 27। हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उनको ही वित्त मंत्री का कार्यभार भी दिया हुआ है। तो उन्होंने इसे अंतिम रूप दिया है, यानी फाइनली सिग्नेचर इन्होंने किए हैं। बुधवार यानी आज प्रातः 11 बजे बजट प्रस्तुत होगा। तो आपको ये वीडियो मिल रहा है और आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे कि बजट के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान हैं। इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आज लेने वाले हैं। इसके अलावा हम यदि हाइलाइट्स देखें तो दूसरी न्यूज़ के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो गोविंद देव जी मंदिर गए थे और वहाँ से एक कलश यात्रा का शुभारंभ उन्होंने किया है। एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी नहीं है पढ़ना। इसके अलावा थर्ड जो पेज है इसमें ये दिया गया है कि जो पशुपालन मंत्री हैं जोराराम कुमावत जी, वो बालोतरा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, उनका शिलान्यास कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की जानकारी हम देंगे। उसके अलावा वेटलैंड जो है उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए उसके बारे में एक न्यूज़ है। इसके अलावा ग्राम उत्थान शिविर की खबर है। एक राज्य स्तरीय वन मेला है उसकी बारे में न्यूज़ है। और एक ये जो उन्नत कृत्रिम गर्भाधान तकनीक है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मोटी मोटी दो तीन चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें लेनी है। पहली न्यूज़ है राज्य बजट 2026-27। आज प्रातः 11 बजे बजट प्रस्तुत होगा। हमारी उप मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। और ये बजट आप देख रहे हैं लाल बक्से के अंदर, ये ब्रिटिश कालीन समय से ही लाल बक्से के अंदर जारी करने की परंपरा रही है, जिसका आज तक निर्वहन होता रहा है। तो फाइनली इस पे देखिए हमारी जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने सिग्नेचर कर दिया है। कल वे इसका वाचन करेंगी। आप यदि बजट की बात करें तो बजट जो शब्द है वो संविधान में मूल रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी बजट हम आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। बजट की जगह संविधान में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण ठीक है। और ये आर्टिकल 112 के अंदर है केंद्र के संदर्भ में, और राज्य के संदर्भ में कितना है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो वित्त मंत्री जी हैं इसको कल पेश करेंगी। आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एकदम से क्या बोलते हैं पुंज है, उसका प्रसारण होने वाला है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के न्यूज़ आने वाले हैं आगामी बहुत सारे एग्जाम्स में। सिर्फ बजट, आर्थिक समीक्षा, इसी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बजट आता है जब पर्सनली मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि एक फिक्स करंट अफेयर का हमें पता चल जाता है। बजट पढ़ने में 1 घंटा 2 घंटा लास्ट लगता है। हम उसको याद भी इजीली कर लेते हैं, याद हो भी जाता है क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ होता है। अच्छे से 2-3 बार रिकॉल करते हैं तो जीले वगैरह भी याद हो जाते हैं। ऑप्शंस मिलाने में भी ठीक रहता है, क्योंकि करंट अफेयर का एक निश्चित दायरा हम फिक्स कर देते हैं जब हम आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे लिए तो ये मुझे हमेशा से प्लस पॉइंट लगा है जब बजट के बाद में मेरा कोई एग्ज़ाम होता है। आई होप आप लोगों के लिए भी सेम सिचुएशन होगी। बजट को एकदम खुशी से मानिए कि हाँ बजट आ गया। अब नेक्स्ट जो एसआई वगैरह के एग्ज़ाम्स होंगे, आरएस प्री होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होंगे, इसमें फिक्स हो गया कि बजट से क्वेश्चन आने। तो बजट मैं खुद भी आपको पढ़ाऊँगी। पहले तो मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में पढ़ाऊँगी, फिर मेरा वही मतलब है ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ने की आदत का विकास हमारे में होना चाहिए। हम स्पून फीडिंग ना करें, हम इस तरह के नहीं बन जाए कि हमें कोई कोई चीज़ ला करके दे तभी हम उस काम को करें। ऐसा करने से हमें आरपीएससी के अंदर ये जो 40% 35% के जो क्राइटेरियाज़ हैं इन्हें पार करने में काफ़ी समस्या आने लग गई है। तो हमें क्या करना है, पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद में हाँ मैं मानती हूँ आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप में चाहिए, तो मैं खुद वाइट पेपर शीट पे उस बजट के पूरे शॉर्ट नोट्स को एकदम तरीके से लिख करके आपके सामने वीडियो फॉर्मेट में लेके आऊँगी। पूरा बजट आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्लास में ही याद करने का मैं वादा करती हूँ। आपको क्लास में ही बजट याद होगा। बजट हम 2 बार पढ़ेंगे, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में कल शाम को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पीडीएफ के जो मैं बनाऊंगी। एक हैंड रिटन नोट्स की मेरी पीडीएफ होगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो पेंशन वगैरह की स्कीम्स पढ़ाई है, आप चैनल पे ज़रूर से जाके देखिए। उसके अंदर मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एकदम शॉर्ट नोट्स में लर्निंग स्टाइल के अंदर पूरा वीडियो तैयार किया है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के समथिंग का वीडियो है, आप ज़रूर से देखिए। आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा वो उसके बाद नहीं होगा। क्लास में याद करने का प्रयास मैंने किया है। तो ये तो हो गई खूब बातें।
मैंने बता दिया मेरी आगे की रणनीति क्या रहेगी। 2 बार बजट पढ़ाऊंगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एक बार तो, और दूसरी बार हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो ये देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने आपको बता दिया है, 112 आर्टिकल के अंदर है। ये मैडम साइन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य बजट को अंतिम रूप दिया। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये मैंने आपको अभी कहा ही है कि मुख्यमंत्री जी ने गोविंद देव जी परिसर से विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया है, और युवा पीढ़ी को वो संदेश दे रहे हैं कि आध्यात्म को अपनाइए और उनका प्रचार प्रसार कीजिए। आपको मैं ये बता देती हूँ, गोविंद देव जी का मंदिर जो है ये राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं। इसके अलावा जो कछवा वंश है वो इनकी जो है वो काफ़ी पूजा आराधना करते हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इस टाइम पे गोविंद देव जी के सम्मुख बैठे हैं। इनकी जो प्रतिमा है उसका जो है उनको भेंट की जा रही है, यदि आप देख पा रहे हैं तो। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गोविंद देव जी हैं ये जयपुर में कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। सवाई जय सिंह कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह जो थे ना वो फर्स्ट माने जाते हैं, और सवाई जयसिंह जो है वो सेकंड माने जाते हैं। सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता है औरंगजेब ने इसको सवाई की उपाधि दी थी। तो बहुत सारे फैक्ट हो गए। सवाई जयसिंह लेके आए थे, जयपुर की स्थापना इन्होंने की थी। उसी टाइम पे गोविंद देव जी को भी लेके आए थे। और जयसिंह जी को सवाई बोलने वाले कौन थे? तो ये था औरंगजेब था। औरंगजेब ने बोला था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। इसमें इतना ही याद करने का है। नेक्स्ट न्यूज़ है ओके नेक्स्ट न्यूज़ है बालोतरा में ये जो लोकार्पण वगैरह हुआ है ये हमारे याद करने के लिए नहीं है। ये एक लोकल न्यूज़ है, हमें ये याद नहीं करनी है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ये भी 12 फरवरी से हो रही है। आपकी एग्ज़ाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ये हमारे काम का है। प्रदेश के हर जिले में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन होगा। सरकार का प्रयास है कि हर जिले में कम से कम एक वेटलैंड साइट तो होनी चाहिए, जिसे हम डेवलप करें, उसको मॉनिटर करें, उसका प्रोटेक्शन करें, उसका डिजिटलाइजेशन करें, उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए राज्य में आर्द्र भूमियों से रिलेटेड सारे काम करता है राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। इसकी एक तकनीकी समिति है, उसकी एक बैठक हुई है, और उस बैठक में सचिवालय में शासन सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री विजय एन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कम एक आर्द्र भूमि का विकास तो होना ही चाहिए। यानी हर जिले में कम से कम एक वेटलैंड तो होना ही चाहिए। इसके लिए जिलावार आर्द्र भूमियों की सूची उन्होंने तैयार करने के आदेश दिए हैं कि हर जिले में एक ऐसी जो है स्थल का चयन कीजिए जिसे हम आर्द्र भूमि घोषित करें, उसका डिजिटलाइजेशन करें, उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, और इन सभी निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि जो अलवर जिले में जो सिलीसेड झील है उसे आदर्श आर्द्र भूमि कहा जाए। सिलीसेड झील कहाँ है? आपको पता है अलवर के अंदर सिलीसेड झील है। इसे क्या बनाया जाए? इसे आर्द्र भूमि नहीं, इसे बनाया जाए मॉडल आर्द्र भूमि। यानी इसको देख करके, इसके विकास को देख करके बाकी सभी आर्द्र भूमियों को भी विकसित किया जाए, मॉडल वेटलैंड। कोई भी चीज़ होती है तो उसको हमें पहले एक को तो निर्धारित करना ही पड़ता है। जैसे मॉडल स्कूल्स वगैरह होते हैं, किसी एक से तो हमें प्रसन्नता मिलती है, उसके बाद में हम उन प्रयासों को किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर भी लेकर के आते हैं। तो यही काम आर्द्र भूमि के अंदर करने जा रहे हैं। ये जो वेटलैंड है सिलीसेड वाला, इसे मॉडल वेटलैंड घोषित कर दिया गया है, और इसी के अनुरूप इन्हीं के प्रयासों को देखते हुए हर जिले में एक एक वेटलैंड बनाया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा, पर्यावरण और विकास को एक साथ एक पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो आप देखिए साइड के अंदर क्या एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए, ये है फार्मर रजिस्ट्री। आपको सबको पता है किसानों को एक आईडी बनानी होती है, और उसके अंदर किसानों को जो अपनी योजनाएं हैं, जैसे तरह तरह की कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उन सब का लाभ मिल जाता है। इमित सेंटर पे जाके बनवा सकते हैं आप, ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय में जा सकते हैं। आप चाहें तो किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं। आपको क्या क्या चाहिए? आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपका जो खेत है, जमाबंदी है, खसरा संख्या है, वो सब होना चाहिए। किसान के KYC होगी, भूमि का सत्यापन होगा, और इस प्रकार की ये देखिए एक फार्मर रजिस्ट्री जारी होगी। फार्मर ID जिसे हम बोल रहे हैं, रजिस्ट्री तो उसका नंबर है। उसके बाद में आपको जो सरकार की जितनी भी कृषि की योजनाएं हैं उन सब का क्या मिल जाएगा? उसका एक साथ आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये भी हमने देख लिया है। इसके अलावा इस पेज पे क्या है हम देख लेते हैं। ओके, तो ये पेज भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। आज सुजस में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बजट है जो हम पढ़ने वाले हैं आज या कल तक।
अब देखिए, ग्राम उत्थान शिविर रोजाना पढ़ा रही हूँ, 23 जनवरी से शुरू हुए थे, हर गिरदावर सर्किल पे हो रहे हैं। 13 विभागों की जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जा रहा है। एक ही छत के नीचे किसानों, पशुपालकों को लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सोइल हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं, स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी ID कार्ड बांटे जा रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या क्या फ़ायदा हुआ है ये आप देखिए। तारबंदी होने से तुलसाबाई को चैन की नींद आएगी, मतलब सरकार अपना प्रमोशन कर रही है इसके द्वारा। तो हमें तो योजना के बारे में पता होना चाहिए। जैसलमेर में भी त्वरित समाधान लोगों को मिला है। और इसके अलावा 40-40 हज़ार रुपये की स्वीकृति मिली है। किस में अंदर मिली है 40-40 हज़ार, आपको ये देखना है। तारबंदी योजना के तहत इनको दिया गया है पैसा। ओके, तो और इस तरफ एक न्यूज़ है राज्य स्तरीय वन मेला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम अभी कवर करते हैं। राज्य स्तरीय वन मेला, ये देखिए राज्य स्तरीय वन मेला पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका का सशक्त मंच बन गया है। कौन? पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका का सशक्त मंच बना वन विभाग द्वारा। 9 से 10 फरवरी, तारीख याद कीजिए, 9 से 10 फरवरी, यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम। 9 से 10 फरवरी, कौन सा विभाग? वन विभाग। 9 से 10 फरवरी वन विभाग क्या करने जा रहा है? वन विभाग देखिए, सचिवालय नर्सरी जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। तो हम लिख लेते हैं जयपुर के अंदर। राज्य स्तरीय वन मेला संपन्न हुआ है। राज्य स्तरीय वन मेले में आमजन की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। लगभग 12,500 से अधिक आगंतुकों ने मेले का अवलोकन किया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। यह उल्लेखनीय उपस्थिति समाज में प्रकृति संरक्षण, वन संपदा एवं ग्रामीण आजीविका के प्रति बढ़ती जागरूकता दर्शा रही है। 52 स्टॉल्स थे, जड़ी बूटियाँ वगैरह, हर्बल प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, जूट बैग, वर्गी कंपोस्ट यानी पेड़ों से बनने वाले उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। और बहुत सारे लोग आए हैं, 12,500 के समथिंग लोग आए थे। वन मेला यानी वन और वन उत्पादों का प्रदर्शन हम एक तरीके से कर रहे हैं कि क्या क्या ऑर्गेनिक चीज़ें बन सकती है क्या। तो इस तरह से लोग आए हैं, उन्होंने देखा है, कुछ ने खरीदारी करी है। यही राज्य स्तरीय वन मेला है। आपको याद रखना स्टेट लेवल का था तो ज़रूरी है। वह सचिवालय जयपुर के अंदर हुआ है और 9 से 10 फरवरी को हुआ है, वन विभाग ने किया है। इसके अलावा आज इस सूजस के अंदर कुछ भी नहीं है। एक न्यूज़ ये है, एक ये पशुपालक उन्नत तकनीक का लाभ उठाएं। उन्नत वर्गीकृत सीमन तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान कराएं और बछड़ियां पाएं। केवल बछड़ियों का जन्म होगा। इस तरह के जीन वगैरह के अंदर एडिटिंग की जाएगी कि जब वो इंजेक्शन वगैरह हम भरवाते हैं जानवरों के, तो जो आर्टिफिशियली हम जब ये कार्य करते हैं तो संभावना है कि बछड़ियाँ ही चाहिए हमें, क्योंकि गाय का दूध वगैरह मिलता है। तो ये एक प्रयास है सरकार का, एक साइंटिफिक अप्रोच है जो डेवलप हुई है। तो सरकार बोल रही है कि ये इंजेक्शन यदि आप कृत्रिम गर्भाधान वाला करवाएंगे तो केवल बछड़ियों का जन्म होगा। 85% संभावना है कि बछड़ियाँ पैदा होंगी। पशुपालक द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय मात्र 70 रुपये प्रति स्ट्रो है। 70 रुपये। बछड़ियों के वयस्क होकर ब्याने पर दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्नत वर्गीकृत सीमन की सुविधा सभी विभागीय संस्थाओं में उपलब्ध है। तो ये भी न्यूज़ आपने देख ली है क्या? 85% संभावना। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान पे मिलने वाला अनुदान 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया। पहले 50% का सब्सिडी मिलता था। अब यदि आप कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हो अपने पशुओं के अंदर, तो अब आपको कितना अनुदान मिलेगा? 75%। ओनली 25% रुपया आपका खुद का लगेगा। बस्सी स्थित फ्रोजन सीमन बैंक में अत्याधुनिक वर्गीकृत सीमन उत्पादन इकाई की स्थापना। याद रखना फ्रोजन सीमन बैंक कहाँ है? फ्रोजन सीमन बैंक, फ्रोजन सीमन बैंक कहाँ है? तो आप बोलेंगे फ्रोजन सीमन बैंक है मैम बस्सी में। कहाँ है? बस्सी में। बस्सी कहाँ है? जयपुर में क्या? ठीक है, तो इस तरह से आपने आई होप ये समझ लिया होगा। तो ये है कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। आजकल कैसी कैसी टेक्निक्स आ रही है। जानवरों के होने वाली संतान को भी हम कंट्रोल करने में लग गए हैं कि बछड़ा नहीं हो, बछड़ी ही हो। ऐसे तो फिर बछड़ों की जो तादाद है उसमें कमी आ जाएगी। बैलेंस बना करके चलना है। क्या बना के चलना है? बैलेंस बना के चलना है। तो ओके, ये योजना दी हुई है, इसको भी हमने पढ़ लिया है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये देखा है इस तरह से 85% बछड़ियों का जन्म वाली न्यूज़। तो क्या है, 75% का अनुदान मिल जाएगा। मात्र 70 रुपये आपके लगेंगे प्रति स्ट्रा के। बछड़ियों का जन्म होने की 85% संभावना है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, ये हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, ये हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। कमल का फूल है। क्या लिखा हुआ है? 2 साल नव उत्थान नई पहचान, ये अभी टैगलाइन चल रही है। बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान।
इसके अलावा खुशहाल पशुपालक समृद्ध राजस्थान, कृत्रिम गर्भाधान के लिए कहाँ जाना है, नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाइए अथवा पशु चिकित्सा उपकेंद्र में जाइए, पशुपालन विभाग राजस्थान ने ये ऐड दिया है। तो आई होप आपको आज की सूझ समझ में आई होगी, और वेट कर रहे हैं हम जल्दी से बजट का, क्योंकि बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। हमारा करंट अफेयर किसी एक निश्चित दिशा के अंदर घूमने वाला है, कई दिनों तक सूजस में भी बजट ही बजट आएगा, और हम बजट को एकदम कंठस्थ कर लेंगे इस तरह से कि हमारा एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स के अंदर भेजिए, क्योंकि आप अपना जो फीडबैक है वो मेरे पास में इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा दर्शा सकते हैं। और हाँ, ज़रूर से पेंशन वाला वीडियो ज़रूर से देखिए, यकीन मानिए उस वीडियो को देखने के बाद में आप पेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। मैंने उसको एकदम पूरा कंठस्थ कराने का प्रयास किया है। एक पेज के अंदर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इजीली आप लिख भी सकते हैं उनको, और यदि आप 2-3 दिन से एक बार उनको देख लेंगे तो आपको वो कंठस्थ भी हो जाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर से इस वीडियो को देखने के बाद में पेंशन वाला वीडियो आप सभी को ज़रूर से देखना है। उसके अंदर कोई आपको कमेंट्स करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में भी यदि कुछ कमेंट करना है तो ज़रूर से कीजिए। कुछ सुझाव आपके द्वारा जो आपकी इस पढ़ाई को और मेरी इस मेहनत को सार्थक बना सकते हैं तो ज़रूर से दीजिएगा। ओके, अपना, अपने परिवार वालों का, अपने छोटों को स्नेह दीजिए, सभी का ध्यान रखिए और सभी से विनम्र बने रहिए। ईश्वर से अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा मांगते रहिए, सभी का सहयोग करते रहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।